नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्णिमा की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी माँ की जिसका बेटा उसे एयरपोर्ट पर भूख प्यास से तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। फिर माँ बनी करोड़पति आखिर कैसे, और फिर माँ ने दी अपने बेटे को उसके बुरे कर्मों की सजा। एयरपोर्ट पर एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफी देर से एक जगह पर बैठी हुई है और वह बार बार अंदर की ओर देखे जा रही है, और उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को उन सफाई कर्मचारियों ने देखा था। वो सफाई कर्मचारी सौरभ जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया था, तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठे देखा था और अब उसके लंच का समय हो चुका था। लेकिन अब तक वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आंखों से एयरपोर्ट में अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी और यहाँ आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आपको कोई लेने आ रहा है? सौरभ के सवाल पूछने पर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा रोहन, मेरा बेटा भी अंदर गया है। पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वो अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वो मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा है। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो। वो अंदर गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब सौरभ कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। वो बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। सौरभ समझ चुका था कि अब इन वृद्ध माताजी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वो बोला, मां जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज तीसरे दिन ऐसे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा, बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर। ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर वह अम्मा जी थोड़ी नाराज होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? नहीं ना। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वो अंदर ही कहीं होगा। सौरभ अंदर देख कर आया और आकर बोला, देखा माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। फिर भी वो खुद को समझाती हुई बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा। अब सौरभ भी वापस अपने काम में लग गया और अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और सौरभ अपने घर जाने को था। अंधेरा होने लगा था और एयरपोर्ट पर लाइट्स भी जल गई थी। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। सौरभ एक भला आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी, आपका कुछ नाम पता, आपको कुछ पता है? वे महिला बोली, बेटा, मेरा नाम शीला है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वो कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर लेकर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया है, तो वो मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ पर नहीं आया। सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की।
वो बोला, माताजी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह यहाँ वापस आ जाना। इस पर शीला जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा रोहन यहाँ आया तो वो मुझे ढूंढेगा, और अगर मैं नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। सौरभ शीला जी को शॉल ओढ़ता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं तो आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं अपने साथी को कहकर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ, आप ये शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है। खामखा आप बीमार हो जाएंगी। तब शीला जी ने शॉल ले ली और उसे ओढ़कर बैठ गई। वह सौरभ को लाखों दुआएं देने लगी। अब सौरभ को भी काफी समय हो गया था, अतः वह भी अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर शीला जी भूखी प्यासी बैठी थीं और अपने बेटे का इंतजार करती रहीं। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वो बहुत चिंतित थीं क्योंकि वो वहाँ अपने बेटे के अलावा किसी और को जानती भी तो नहीं थीं। एक सौरभ ही था जिसने आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब तो वो भी नहीं था। वे बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रहीं। अगली सुबह जब सौरभ वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि शीला जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। सौरभ ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। रोती रोती शीला जी बोली तो सौरभ ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या ना माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वो आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही शीला जी खिड़कियाँ मारकर रोने लगी। उनकी हालत देखकर सौरभ को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ न कहा। वह सोचने लगा कि अब शायद यह माताजी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। सौरभ अपना काम करने के लिए चला गया और शीला जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रही और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो वहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया और आसपास के सभी लोग वहाँ आने लगे। लोगों की भीड़ को देखकर सौरभ भी वहाँ आया। एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहाँ एकत्रित हुए थे। सौरभ ने आकर देखा कि शीला जी नीचे जमीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी वहां उपस्थित एक डॉक्टर को ले आई, जिसने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई थी। पानी की छींटे मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए और सौरभ ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? शीला जी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। सौरभ को उनकी दशा पर और ज्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, जी आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात कीजिएगा। सौरभ शीला जी को लेकर वहीं पास की कैंटीन में लेकर पहुंचा और उसने शीला जी के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश की। वह बोला, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थी? अब जब आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाना, यहाँ तो आपकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शीला जी बोली, बेटा, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए सौरभ ने कहा।
तो शीला जी ने बताया कि विदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ, और अब हमारा वापस आना नहीं होगा तो हम घर को बेच चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये कहते कहते ही वो रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह करता भी क्या बेचारा। वो खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वो कुछ न कह सका। उसने उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहाँ से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि शीला जी एयरपोर्ट के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे, और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वही बड़ा पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, और इसी कारण वे कुत्ते और ज्यादा भौंक रहे थे, जिनकी आवाज से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े आ रहे थे, और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा तो पता चला कि यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि शीला जी हैं, और अब ये सब देखकर सौरभ से रुका न गया। वो वहां गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर शीला जी को एक तरफ बिठाया। वो थोड़ा साइड में जाकर अपनी बीवी को फोन मिलाता है और अपनी पत्नी को आज का सारा वाकया बताते हुए कहता है, वीना, मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण नहीं बचा पाया, लेकिन अगर कभी मैंने जाते जाते देखा कि अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ न कर पाऊँ, और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। वीना काफी समझदार थी। वो बोली, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ, हमसे जैसा बन पड़ेगा। वैसे हम उनकी मदद करेंगे और फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे। घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। ये सुनकर सौरभ बहुत खुश हुआ और शीला जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। शीला ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है होगा तो वही, इसलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूंगी। सौरभ कहता है, नहीं मां जी, हमें आपके आने से कोई परेशान हानि नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना वीना? वीना ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है, और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही होगा। तो बस आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी, और इसे अपना ही घर समझिए। वीना शीला जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। शीला जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी। वे भी सबके साथ खाना खाने लगी। वीना ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें अपने बच्चों की तरह ही समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं, वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं। शीला जी वीना की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटी। उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे अपने बेटे ने ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछते हुए वीना बोली, बस मां जी, अब खाना खा लीजिए।
सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह सौरभ नहा धोकर अपने काम पर निकल गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल शीला जी और वीना बची थीं। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रहीं। वीना ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही शीला जी ने अपनी बहू बेटे की करतूतें वीना को बताई, जिन्हें सुनकर वीना अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू कितने घटिया इंसान हैं। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? वो दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें ये सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। शीला जी वीना से कहती है, बेटा तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत बहुत साफ और नेक है। तुम परेशान मत हो। आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को सौरभ आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया और खूब गप्पे मारी। धीरे धीरे शीला जी भी परिवार में घुल मिल गई थी। दिन बीतते रहे और ऐसे ही सबका काम चल रहा था। शीला जी अब इस परिवार के सदस्य की तरह ही घर की हर क्रियाविधि में भाग लेती। अब वीना भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना, बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटी मोटी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी और वो इस बात से बहुत खुश थी। वो हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब शीला जी के आने से पूरी हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ उस पेड़ का वजूद होती है, इसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और सौरभ के परिवार रूपी पेड़ को शीला जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। शीला जी ने एक बार सौरभ से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन सौरभ ने साफ मना कर दिया। वो बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी आप मुझसे यही कहती? मुझे आपसे काम कराना पड़े। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं माँ, और अगर जरूरत होगी तो मैं और वीना दोनों है ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। वीना भी कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। ये सब सुनकर शीला जी कुछ और न कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। ये सब देखकर वीना हंसने लगी और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप ही थीं। आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं? अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपके बेटे ने जो कह दिया। ये कहकर वीना जोर से हंसने लगी और शीला जी के पास आकर उसने कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ जी, आप खामखा परेशान होती हैं। आप निश्चिंत रहें, सब हो जाएगा। ये कहकर वीना किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ता करके सौरभ और बच्चे स्कूल चले गए और वीना घर के कामों में लगी थी। तभी शीला जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। शीला जी थैला लेकर सब्जियां खरीदने निकल गई। बाजार से जब वो सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो हाथ में एक छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें एक टिकट 10 रुपए की थी और लॉटरी की रकम 10 करोड़ रुपए थी। न जाने शीला जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वो टिकट खरीद ली और वो घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सब्जियां वीना को दे दी। वीना जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो शीला जी ने उसे वो टिकट दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख ले, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। वीना बोली, माँ, यह आप क्या ले आई? ये सब झूठी बातें होती हैं। मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी। खैर, कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहकर वीना ने वो लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। अब शीला जी जब भी सब्जियां लेने जाती तभी एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी
तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया कि माँ जी, आप टीवी पर यह वाला चैनल चला कर रखना। इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा, आपको टिकट लेकर वहां जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। शीला जी ने सारी टिकट वीना को संभाल कर रखने के लिए दी थी और जाकर वीना से वो टिकटें मांगने लगी। वो बोली, वीना, कल बहुत जरूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में वीना या शीला जी ने सौरभ को नहीं बताया था और शीला जी ने इस बार भी वीना को रोक दिया। वे बोली, वीना, रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे खो गए। मन का क्या समझाना है बेटा खामखा। अगर सौरभ ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने देते हैं। वीना भी मान गई और दोनों सौरभ के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गई। अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। वीना शीला द्वारा लाई गई 5 टिकटें अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे वो उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 10 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 5 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम था। शीला जी और वीना दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थीं और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी, इस आस में कि उनकी लॉटरी लग जाए। तीसरे विजेता से बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का। लेकिन शीला जी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था और वे दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रहीं। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, क्योंकि तीसरे नंबर की टिकट यानी जो पहला विजेता था जिसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था, वो विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। शीला जी के पास स्थित टिकट में से एक का भी नंबर उससे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर वीना उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। ये जो पहला विजेता है इसके लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है। गलती पढ़ने वालों से हुई है और अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी की टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही वीना शीला जी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि शीला जी कल जो टिकट लेकर आई थी वही टिकट प्रथम विजेता थी और ये देखकर दोनों फूली ना समाई और खुश होकर नाचने लगी। दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वीना और शीला जी बहुत खुश थे और खुशी के मारे वे दोनों उछल रही थी कि तभी सौरभ घर आ गया। दरअसल अपने कुछ जरूरी कागजात वो घर पर भूल गया था, जो कि कई दिनों से एयरपोर्ट वाले उससे मंगा रहे थे, पर वो भूल जाता था और आज वो उन्हीं कागजों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो वो हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बहुत खुश हैं। क्या मिल गया अब दोनों को? बैग रखता हुआ सौरभ बोला। तब खुशी के मारे वीना उसके गले लगती हुई बोली, अब तुम्हें ये छोटी सी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। तब सौरभ उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कर रही हो वीना, हद करती हो। शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूला ना समझाएगा। तब सौरभ ने पूछा, आखिर ऐसा हुआ क्या है, अब बता भी दो। तब शीला जी ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वो भी, जिसे देखकर सौरभ को खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है? माँ शीला जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
अब तू आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। सौरभ ने फोन किया और आज की छुट्टी लेकर वो शीला जी को लेकर उस पते पर पहुंचा, जहां इनाम की राशि दी जानी थी, और क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी इसीलिए न्यूज पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विजेता वहां पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। शीला जी का बेटा मुंबई में रहता था, पर वह अपने शहर का हाल चाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था। कुछ न्यूज चैनल जिन्हें वह डेली देखता था। जैसे ही उसने न्यूज खोली तो उस पर अपनी मां को देखकर वह चौंक गया, और जब उसे पता चला कि उसकी मां 10 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई है तो वो फूला ना समाया और अपनी मां को लूटने के इरादे से वो अपने शहर के लिए निकल पड़ा। पर वह जाता कहाँ? उसे तो एड्रेस ही नहीं पता था। उसने एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे सौरभ के घर के बारे में पता चला। वो सौरभ के घर जा पहुंचा, किंतु सौरभ और उसका परिवार वहां से शिफ्ट हो चुके थे। और होते भी क्यों ना भला, कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है। वो तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण वे वहां रह रहे थे, और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया तो वो अपने नए घर में चले गए। जब शीला जी का बेटा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सौरभ और उसका परिवार एक हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, जहां उन्होंने मकान लिया है। पड़ोसियों से पता पूछकर शीला जी का बेटा रोहन भी उस पते पर चला गया। उसने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ है, और अब वो उस चौकीदार से कहता है, सुनिए भाई साहब, यहाँ इस घर में एक शीला नाम की औरत रहती है, वो मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा रोहन आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फोन करके पता करता हूँ। उसने शीला जी को फोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह आपका बेटा है। उसका नाम रोहन है और वह आपसे मिलना चाहता है। शीला जी ने गुस्से में कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है। उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। शीला जी के मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया, और अब वह मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी माँ से मिले और किस तरह वह उन्हें मनाएगा, क्योंकि अब तक वह ये तो समझ ही चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज हैं, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वह चौकीदार जब वॉशरूम गया तो रोहन चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर आकर चिल्लाने लगा, माँ माँ कहाँ हैं आप? देखो आपका बेटा आ गया आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हुए आपसे मिले हुए? मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। शीला जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ रोहन बोला, और जैसे ही वह शीला जी के गले लगने को हुआ, शीला जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और सौरभ को आवाज लगाई। सौरभ अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही थी? आप ठीक तो हैं? तब शीला जी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, सौरभ, इस नालायक को इस घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सौरभ कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी शीला जी का बेटा फिर से माँ माँ करता हुआ उनके पैरों में लिपट गया। तब सौरभ समझा। सौरभ उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वह नालायक और कमीना बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, जिसने ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, वो अपना जीवन कैसे जिएंगे, जिसने उन्हें जीते जी मरा हुआ समझ लिया। आज उसे अपनी माँ की याद आई है। तुम जैसे कमीनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तू यहाँ किस इरादे से आया है मैं वह भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, सौरभ ने धक्का देते हुए कहा।
तब वह लड़का अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। शीला जी उसे इस तरह देखकर बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी भी अपनी जान नहीं दे सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ये सब ड्रामा किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और अब से आपके ही साथ रहूंगा। और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानी तो मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपनी हत्या के जुर्म में फंसा दूंगा। तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या फिर मुझे इनाम के वो पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सौरभ ने जैसे ही उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने सौरभ को खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और शीला जी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। शीला जी सौरभ की जान को खतरे में देखकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितनी भी रकम है सब देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई वीना ये सब देख रही थी, जिस पर शीला के बेटे रोहन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वीना ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी घटना की जानकारी दी। शीला जी ने सौरभ की जान बचाने के लिए वीना को आवाज लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब भर लाओ, मुझे मेरे बेटे की जान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तब ये सब देखकर रोहन शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है। माँ बेटे में अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तब शीला जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है। जरूरी नहीं कि अपना खून है तो वही सगा है या वही आपका ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। रोहन इन सब बातों में लगा था और क्योंकि वीना ने पुलिस को फोन करके सारी स्थिति बता दी थी, तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्यवाही की। वो समय से पहले ही वहां आ पहुंची और सभी लोग इतनी धीरे धीरे अंदर आए कि रोहन को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उसके सिर पर पुलिस इंस्पेक्टर ने गन तान दी और तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब रोहन को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूतों का कोई अभाव नहीं था क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण रोहन को उम्र कैद की सजा हुई और शीला जी अपने बेटे सौरभ और बहू वीना के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब वे अपना जीवन बहुत सुखी सुखी व्यतीत कर रही हैं। शायद ये सौरभ और वीना के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक असहाय की मदद की और ईश्वर ने फल स्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका अपना खून है तो केवल वही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते इतने अपने हो जाते हैं जितना आपके अपने रिश्ते भी नहीं हो पाए। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के मन में जब तक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम भावना ना हो, स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, चाहे वो उसके अपने ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हो दोस्तों ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।